स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्माइल 2 में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच के पहले टॉपिक नाउन के बारे में, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब उसके बाद में दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है। पार्ट ऑफ स्पीच का जो दूसरा भाग है वो स्टार्ट होता है, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन की शुरुआत करते ही अपने को पता होना चाहिए कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। प्रोनाउन का हिंदी में अर्थ होता है सर्वनाम। जैसा कि आपने नाउन पढ़ा, 5 प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान कैसे की जाती है, वो सब आपने एक शब्द अगर नाउन है तो उसकी अपने कैसे पहचान कर सकते हैं, ये आपने पढ़ा पिछले वीडियो के अंदर। और अब जो सर्वनाम है वह क्या है? वह बेसिकली आधारित है उसी नाउन के ऊपर। नाउन टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रोनाउन आपके कम समझ में आएगा या नहीं भी समझ में आ सकता। तो आप पहले नाउन टॉपिक पढ़िए और अच्छे से उसको याद करिए, उसके बाद में प्रोनाउन टॉपिक के ऊपर आइए। सर्वनाम कहते किसे हैं? डेफिनेशन अगर बात की जाए तो प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन यानी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर काम आएंगे, जहाँ पे संज्ञा शब्द आ सकता है लेकिन उसकी बजाय उस संज्ञा शब्द को किसी अन्य शब्द के साथ में रिप्लेस कर दिया जाए तो वह जो अन्य शब्द है वह क्या होगा? सर्वनाम होगा। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो लता इज माई सिस्टर, तो इसके बाद में सेकंड सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है सी इज ए प्लेयर। तो यहाँ पे जो सी है वो लता के स्थान पर आया है, यानी जो प्लेयर है वो कौन है? लता ही है। दोबारा इस लाइन को अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि लता इज माई सिस्टर, लता इज ए प्लेयर, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है उसमें लता के स्थान पर सी प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे लता जो नाउन थी उसके स्थान पर एक अन्य शब्द को काम में लिया गया है। तो वह जो अन्य शब्द है, जैसे यहाँ पे सी है, तो वह सी क्या है? प्रोनाउन है। यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं सर्वनाम के प्रकारों की। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 4 नंबर है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, 5 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन, 6 नंबर एम्फेटिक प्रोनाउन, 7 नंबर इंडेफिनिट प्रोनाउन, 8 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 9 नंबर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सभी 9 प्रकारों के बाद में अब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 1 नंबर है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन को अगर थोड़ा एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब होता है जो शब्द किसी प्राणी यानी पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी या वस्तु का बोध कराते हैं वह पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो दिस इज माई पेन, गिव इट टू मी। यहाँ पे जो हाईलाइटेड शब्द हैं इट, सेकंड सेंटेंस के अंदर जो इट आया है वह किसके लिए आया है? जो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर पेन शब्द है उसके लिए इट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे वस्तु के लिए किसी अन्य वस्तु क्या है? पेन। और पेन कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, क्योंकि पेन एक पूरी जाति का बोध कराता है। तो कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर काम आ रहा है कोई अन्य शब्द, तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे इट है वो एक सर्वनाम है जो किसी वस्तु के लिए आया है। इसके बाद में पर्सनल प्रोनाउन है, उसको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में कौन कौन से है? नंबर 1 है फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 है सेकंड पर्सन, नंबर 3 थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को कहते हैं हिंदी के अंदर प्रथम पुरुष।
अब प्रथम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या आती है, जो व्यक्ति किसी बात को कहते या बोलते हैं वह फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं, जैसे आई और वी। अब आई है तो आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, ठीक है, आई वॉज इन क्लास, कुछ भी आप बोलो, आई से कोई भी सेंटेंस बनाओगे तो वह आपके स्वयं के लिए रहेगा। अगर वी की बात करें तो वी का अर्थ होता है हम, और लेकिन हम के अंदर भी जो मैं है वह शामिल रहता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ में कुछ लोग और पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैं खुद शामिल हूँ। जहाँ पे आप स्वयं शामिल रहते हो, जिस प्रोनाउन में आप स्वयं शामिल रहते हो, वह पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन रहता है। सेकंड पर्सन के अंदर बात की जाए, सेकंड पर्सन को कहते हैं मध्यम पुरुष। वे शब्द जो सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं सेकंड पर्सन कहलाते हैं, जैसे यू। अब इस चीज़ को आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि आप जो भी वाक्य बोलोगे, जो भी बात बोलोगे, वह कौन सुनेगा, जो आपके सामने खड़ा होगा वही सुनेगा। दूर कोई व्यक्ति है वो तो सुन नहीं सकता, जो आपके बिल्कुल ठीक सामने खड़ा होगा वही सुन सकता है। तो जो आपकी बातें सुनता है वह सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन होता है यू, जिसका अर्थ तुम भी होता है और आप भी होता है। सिचुएशन और यूज होता है जैसे सेंटेंस में, उसके आधार पर इसका अर्थ आप और तुम में से कोई होता है। इसके बाद में तीसरा जो भाग है वह है थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। जिसके विषय में बात कही जाती है वह थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं, जैसे ही, सी, इट और दे। ये थर्ड पर्सन वो होते हैं जो दूर रहते हैं थोड़ा अपने से, और सेकंड पर्सन से भी थोड़ा दूर होते हैं। जैसे कोई लड़का है वह दूसरी जगह खेल रहा है और अपने पास में खड़े हुए लड़के को बोलते हैं कि वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, यानी वो जो दूर खड़ा लड़का जो खेल रहा है ना, उसके बारे में बात करें तो वो अपनी बातें न सुन सकता है न कोई और, तो वहाँ पे थर्ड पर्सन होता है जिसके विषय में अपने बात करेंगे कि वे खेल रहे हैं, वह अगर पशु के लिए आए तो वह चल रही है, वह चल रहा है, तो इस प्रकार वह खेल रहा है। तो ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं। इसमें ही, सी, इट ये तीनों तो होते हैं एक वचन यानी सिंगुलर, और दे ये होता है प्लूरल, और तीनों थर्ड पर्सन, चारों थर्ड पर्सन होते हैं। अब जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन का मतलब जो 7 पर्सनल प्रोनाउन आपको बताए हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये तीनों सातों जो प्रोनाउन हैं वो 3 केस में इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको अब आगे विस्तार से समझेंगे। एक नंबर है सब्जेक्टिव केस, कर्ता कारक। जब ये सब्जेक्ट कर्ता के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं तो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं, यानी कर्ता के रूप में जब इनका उपयोग हो या प्रयोग हो तब ये समझ लो कि सब्जेक्टिव केस के अंदर ये पर्सनल प्रोनाउन है वो प्रयोग में लिए गए हैं। 2 नंबर है ऑब्जेक्टिव केस। जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में या कर्म के रूप में काम में आए तब ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। इसके बाद में 3rd नंबर है पजेसिव केस, यानी संबंध कारक। जब ये अधिकार या संबंध प्रकट करते हैं तो पजेसिव केस कहलाते हैं। संबंध कारक या स्वामित्व कारक कह सकते हैं कि कोई चीज़ के ऊपर स्वामित्व यानी उसके ऊपर अधिकार कह लो या स्वामित्व कह लो, संबंध स्थापित करना किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ में, तो उसके लिए जो पर्सनल प्रोनाउन काम में दिए जाते हैं वो क्या है, पजेसिव केस के अंदर होते हैं। इसके बाद में पर्सनल प्रोनाउन पूरा पढ़ने के बाद अपने एक सारणी है जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारणी बोल सकता हूँ मैं, कि ये सारणी आपको याद करनी ही करनी है। ये सिर्फ प्रोनाउन के लिए नहीं है, ये समझ लो आप आगे आने वाले हर टॉपिक के अंदर आपको काम में आएगी और ये आपकी बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। इसका जो पर्सन है इधर कॉलम में नंबर, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस है, तो और इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों दर्शाए गए हैं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट के रूप में काम आए तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब उसके अनुसार लगेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रोनाउन है वो एक वचन है या बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल कौन सा है। अब इसमें फर्स्ट पर्सन के अंदर यानी जो उत्तम पुरुष था या प्रथम पुरुष था उसमें सिंगुलर कौन सा होता है, आई। ठीक है, आई का सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई, ऑब्जेक्टिव
फॉर्म होती है, ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी, और पजेसिव केस होता है वो माई या माइन। माई वैसे पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब इसके बाद में फर्स्ट पर्सन के अंदर एक और होता है जो प्लूरल होता है वी। वी सब्जेक्टिव केस में होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है एस, और इसका पजेसिव केस होता है आवर्स या आवर। इसके बाद में सेकंड पर्सन के अंदर बात करें तो सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में होता है यू सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर भी इसका यू होता है, और पजेसिव केस के अंदर योर या योर्स। अब प्लूरल के अंदर भी ये सेम का सेम रहता है, यू ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, फिर यू, और पजेसिव केस के अंदर हिज। अब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सेम ही सिंगुलर, फिर यहाँ पे जब आप इस्तेमाल करोगे तब प्लूरल होगा, तुम जब इसका हिंदी अर्थ निकलेगा तब वह एक वचन होगा। इसके बाद में थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ही, सी और इट होते हैं। ही की फॉर्म अगर देखी जाए तो सब्जेक्टिव केस में या नॉमिनेटिव केस के अंदर आता है ही, और ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हिम, और पजेसिव केस के अंदर इसका आता है हिज। इसी प्रकार सी का होता है सब्जेक्टिव केस सी, ऑब्जेक्टिव हर, और पजेसिव केस होता है वो हर या हर्ष होता है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन सा होता है? दे होता है। जो सब्जेक्टिव केस में दे होता है या नॉमिनेटिव, या ऑब्जेक्टिव केस के अंदर चले तो अपने इसका होगा देम, और पजेसिव केस के अंदर दियर या दियर्स, ठीक है। तो ये सारणी बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगी। 2 नंबर प्रकार है प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी अनुवाद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखी जाए तो जिस प्रोनाउन से यह प्रकट होता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, किसी अन्य पर नहीं, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो सर्वनाम काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ना प्रकट करें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। सामान्यतः जो कर्ता के काम का प्रभाव है वो कर्म के ऊपर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए होता है कि काम का प्रभाव है वह किस पे पड़ना प्रकट हो? कर्ता के ऊपर। तो जो प्रोनाउन ये प्रकट करे वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो आई सा माई सेल्फ। माई सेल्फ के कारण यहाँ पे जो देखने की क्रिया है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? आई सब्जेक्टिव केस जो आया है उसके ऊपर पड़ रहा है, यानी वाक्य के कर्ता के ऊपर कर्म का कार्य का प्रभाव पड़ रहा है। जो देखना क्रिया है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? वाक्य के सब्जेक्ट के ऊपर। आई सा माई सेल्फ, मैंने स्वयं देखा। सी हर्ट हर सेल्फ, उसने स्वयं नुकसान पहुंचाया। आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। अब इसमें देखो आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, यहाँ पे जो वर्क करने का काम है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? आई के ऊपर पड़ रहा है। एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखना, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये जो सब्जेक्ट आता है उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे काम में लिया जाएगा। ये नहीं होगा कि आई से वाक्य आई सब्जेक्ट के रूप में आ जाए और उसके बाद में आप उस वाक्य में हर सेल्फ लगा के कर्ता के ऊपर काम का प्रभाव डालोगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जो सब्जेक्टिव केस में जो पर्सन है वही पर्सन आएगा रिफ्लेक्सिव केस में। तो ऊपर जो वाक्य है उसमें जो हाईलाइटेड शब्द हैं माई सेल्फ, हर सेल्फ या माई सेल्फ नीचे थर्ड में भी, तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो वो किन से बनते हैं? सब्जेक्टिव केस में जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उन्हीं में सेल्फ या सेल्वेज लगा के बनाए जाते हैं। अगर वह एक वचन प्रोनाउन है तो सेल्फ लगेगा उसके साथ में, उसके पजेसिव के साथ में, और अगर बहुवचन है तो उसके ऑब्जेक्टिव के साथ में सेल्वेज लगेगा, ठीक है। जैसे दे का देम सेल्वेज बना है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस था देम, उसके साथ में सेल्वेज लगा। और यहाँ पे माई, आई का पजेसिव है और आई सिंगुलर है तो आई के साथ में आई का पजेसिव माई और माई के साथ में सेल्फ लगा। और सेल्फ क्यों लगा? क्योंकि वह एक वचन है इसलिए सेल्फ लगा, और माई सेल्फ हो गया इसका रिफ्लेक्सिव।
इसके बाद में 3 नंबर प्रोनाउन का जो प्रकार है वो आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट है, संकेतवाचक सर्वनाम यानी संकेत करने की जो काम में आए वह सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर परिभाषा की बात करें तो जो प्रोनाउन किसी नाउन यानी संज्ञा की ओर संकेत करे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो जो प्रोनाउन उस संज्ञा की ओर संकेत करते हैं जिसके लिए वह प्रयुक्त हुआ है, यानी जिसके लिए वह काम में आ रहा है ना, उसी के लिए वह संकेत करेगा। ये 5 प्रकार के होते हैं, दिस, देट, दीज, दोज और इट। दिस का अर्थ है यह, देट का अर्थ वह, दीज का अर्थ ये, दोज का अर्थ वे और इट का अर्थ वह। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स की बात करें तो 1 नंबर है दिस इज़ माई कोट, यानी इस लाइन को बोलते समय आपको अगर आपके सामने कोट पड़ा है तो आपको उसकी तरफ इशारा करते हुए यह लाइन बोलनी पड़ेगी, दिस इज़ माई कोट। दैट इज़ योर बुक, दीज आर पेन्स, दोज आर आवर फ्रेंड्स, इट वॉज ए गोल्डन बॉल। अब इनमें कुछ चीज़ें समझने वाली है कि दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए काम में आते हैं। सिंगुलर है, कोई एक वचन वस्तु है, उसकी तरफ इशारा करने के लिए दिस और दैट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वह वस्तु आपके पास में है तो दिस का इस्तेमाल करोगे, अगर वह वस्तु आपसे दूर है तो दैट का इस्तेमाल करोगे। इसी प्रकार दीज और दोज है वो बहुवचन के लिए काम में आते हैं, दीज पास के लिए और दोज अगर कोई वस्तुएं हैं आपके दूर है तो दोज आएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना इनके साथ में नाउन है वो हमेशा प्लूरल आएगी। इट है वो एक वचन होता है, इसका अर्थ होता है वह। अब इसके बाद में 4 नंबर है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट है कि प्रश्न पूछने के काम आने वाले जो सर्वनाम है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की परिभाषा है जो सर्वनाम प्रश्न पूछने का काम करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आसान सा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें शायद। एग्जाम्पल्स की बात करें तो वू आर यू, वू का अर्थ होता है कौन, आर यू तुम कौन हो या आप कौन हो। तो यहाँ पे जो वू का आंसर आएगा, वू की जगह जो आंसर आएगा वो किसी व्यक्ति का नाम होगा। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम है तो किसी व्यक्ति का नाम क्या होता है, कोई व्यक्ति के लिए काम में आता है तो व्यक्ति क्या होता है, नाउन होता है। और नाउन की जगह जो काम में आए वो क्या होता है, प्रोनाउन। और यह जो प्रोनाउन है वह क्या कर रहा है, प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो यह क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, विच इज़ योर बुक, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। इन सभी वाक्यों में जो वू, वाट, विच ये सारे क्या हैं, प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद में बात करें 5 नंबर प्रकार की तो वो है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन की परिभाषा है जो प्रोनाउन 2 वाक्यों को जोड़ते हैं तथा अपने से पहले प्रयुक्त यानी पहले वाले वाक्य के अंदर प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताते हैं तो वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दिस इज द पेन विच आई गेव यू, यह वह पेन है जिसको मैंने तुम्हें दिया। यानी यहाँ पे जो विच शब्द है एक वाक्य के संयोजक के रूप में भी काम कर रहा है, लेकिन वह किसके लिए आया है, प्रयुक्त किसके लिए हुआ है, दी पेन के स्थान पे काम है, स्थान पे नहीं उसके लिए काम में है। नए वाक्य में उसके स्थान पे संबंध स्थापित कर रहा है किसके साथ में, दी पेन। और दी पेन क्या है, नाउन है। कौन सी नाउन है दी पेन, कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि दी पेन कौन सी नाउन है। एक चीज़ और आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वही इसमें आगे रिलेटिव प्रोनाउन में, तो वहाँ पे उनका काम अलग था। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक जब स्टार्ट कर रहे थे तभी, कि शब्द जब बनते हैं, शब्द बनने के बाद अपने को उनका वास्तविक अर्थ उनके वाक्य में प्रयोग होने के बाद में पता चलता है कि वह क्या है, वाक्य में वह क्या है।
तो उसका कब पता चलेगा? जब उनका प्रयोग क्या होगा? वाक्य के अंदर होगा। इसके बाद में प्रोनाउन का छठा प्रकार है एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम या दृढ़तावाचक सर्वनाम कह सकते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन की अगर परिभाषा की बात करें तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग दृढ़ता दिखाने, दृढ़ता का मतलब होता है कि एक दृढ़ता का मतलब जोर डालने के लिए, उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। कि कोई बात है, कोई वाक्य में काम हो रहा है, उसको जोर डाल के कहना कि यह काम मैंने ही किया है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आई माई सेल्फ सा द थीफ, कि मैंने स्वयं देखा चोर को। चोर को देखने का काम उसने स्वयं देखा, तो उसी ने तो आई सा द थीफ ऐसे बोलते तो भी आई नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे जोर डाल के उस बात को कहा गया है। तो माई सेल्फ जो शब्द है वो यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है ही हिमसेल्फ विल डू इट, तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ है वो एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। एम्फेटिक प्रोनाउन से संबंधित दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि एम्फेटिक प्रोनाउन है वो कर्ता के तुरंत बाद आते हैं, और इसमें भी वही बात लागू होगी कि जो कर्ता है उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने को इस्तेमाल करना है। जैसे आई है तो माई सेल्फ लगेगा, ही है तो हिमसेल्फ लगेगा। ठीक है, तो इसी में अपने को पता चलेगा कि कौन सा लगाना है। और अगर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है ये हटा दिया जाए तो भी वाक्य का एक पूर्ण अर्थ रहेगा। ऐसा नहीं है कि वाक्य निरर्थ हो जाएगा, वाक्य का अर्थ पूर्ण रूप से दिया जाएगा, लेकिन उस बात को दृढ़तापूर्वक नहीं बोला जाएगा उस टाइम। जैसे कि मैंने चोर को देखा, लेकिन मैंने स्वयं चोर को देखा, दोनों बातों में अंतर है, तो ये अंतर खत्म हो जाएगा। बाकी वाक्य का अर्थ एम्फेटिक प्रोनाउन को हटाने के बाद में भी निकलेगा। इसके बाद में 7 नंबर प्रकार है इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसका कोई निश्चित भाव नहीं हो, निश्चित पता नहीं चले कि क्या है। इनडेफिनिट प्रोनाउन की परिभाषा की बात करें तो जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे इनडेफिनिट या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणों की बात करें तो सम बॉयज वर प्लानिंग, कुछ लड़के हैं योजना बना रहे हैं। ए फ्यू वर एस्केप्ड, कुछ जा चुके हैं। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, अब कौन से एब्सेंट है यहाँ पे? सम, ए फ्यू, मेनी, ये कोई निश्चित। मेनी ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, यहाँ पे एक संख्या बता रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट हैं जो अनुपस्थित हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं अपने को निश्चित पता नहीं है। सम बॉयज वर प्लानिंग, अब कितने लोग, कितने लड़के हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं। ए फ्यू वर एस्केप्ड, कुछ चले गए हैं, गायब हो चुके हैं वहाँ से। तो कितने गायब हो चुके हैं? ए फ्यू यानी थोड़े जा चुके हैं। तो थोड़े का कोई मतलब नहीं है, वो अनिश्चित है, वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है। तो यहाँ पे अनिश्चित होता है वह आता प्रयोग नाउन के लिए ही है, लेकिन अनिश्चित होता है। इसके बाद में 8 नंबर प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की परिभाषा है जिस प्रोनाउन का प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि विभाजन करना, उनका बंटवारा करना, एक हिसाब से प्रत्येक के लिए कोई बात बोल देना, तो वो उस भाव को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स की बात करें तो ईच ऑफ द बॉयज गोट द प्राइज, बॉयज यानी मान लो कि कक्षा के अंदर 20 बच्चे हैं, तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि प्रत्येक लड़कों में से प्रत्येक को पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे प्रत्येक जो 20 लड़के हैं तो 20 की बात हुई है, लेकिन अलग अलग के लिए। ठीक है, अगर ये बोल दिया जाए बॉयज गोट द प्राइज, तो मान लीजिए कि एक ही कोई नाम हो, सामूहिक इनाम जो उनको मिला हो, लेकिन यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज गोट द प्राइज, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक लड़के को प्राइज मिला है। नन कैन डू इट, कोई भी इसे कर सकता है, तो इसका मतलब प्रत्येक के लिए यह बात बोली गई है। तो यहाँ पे नन है, वो ईच है, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसके बाद में 9 नंबर प्रकार है, आखिरी प्रकार है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर सूचक सर्वनाम। नाम से ही, इसमें नाम में ही पूरा भाव प्रकट है
कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन की परिभाषा की बात करें तो जो प्रोनाउन परस्पर संबंध प्रकट करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। ये दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर है वह होता है दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के बीच में संबंध प्रकट हो तब, और वन अनदर है वह होता है दो से अधिक के बीच में आपस में कोई बात हो रही हो या उनके बीच में संबंध स्थापित हो रहा हो तब। जैसे कि दो लोग आपस में अगर बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब ईच अदर, टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है। इसके बाद में अगर बहुत से, दो से अधिक, अगर 3 लोग मान लो या 4 5 10 लोग मान लो आपस में बातें करें तो वन अनदर इसका इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखें तो गोपाल एंड हरी लव ईच अदर। यहाँ पे गोपाल एंड हरी के बीच में जो संबंध स्थापित हो रहा है उसको दर्शाने के लिए ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। दो के बीच में जब संबंध स्थापित हो तो ईच अदर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। इसके बाद में 2 नंबर उदाहरण है वी हेल्प वन अनदर। वी प्लूरल आता है और यहाँ पे 2 से अधिक व्यक्तियों या किसी समूह की बात हो रही है जो ये बता रहा है कि हम आपस में मदद करते हैं, यानी 2 से अधिक व्यक्ति हैं जो आपस में मदद करते हैं एक दूसरे की, तो बहुवचन के लिए काम में आने वाला रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वन अनदर। इसको आप उल्टा याद रख सकते हो कि वन मतलब एक, इसका उल्टा बहुवचन के लिए। इसी के साथ में अपने जो पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा भाग है प्रोनाउन, उसको आज कंप्लीट कर लिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बीच में मैंने एक सवाल पूछा है एक जगह, उस सवाल का उत्तर आपको ज़रूर देना है कि वह नाउन का कौन सा प्रकार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के तीसरे भाग के साथ में।